मेरे साथ मंच पर उपस्थित माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी, यहाँ उपस्थित अलग अलग पार्टी से राजनीतिक दलों से पधारे हुए सभी नेतागण, भारत सरकार के गृह सचिव, अंडमान प्रशासन के मुख्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी, डीजीपी सत्येंद्र गर्ग जी, और आज इस छोटे से मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज जब मैं उपराज्यपाल महोदय के साथ इस सुभाष बोस द्वीप की धरती पर जब कदम रखा, तब मैं बहुत रोमांचित था। और बड़ा स्वाभाविक है रोमांच होना, बड़ा स्वाभाविक है हर्ष आना, बड़ा स्वाभाविक है गर्व होना, क्योंकि सालों से हम अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते थे, देश को आजाद कराने की, उसका पूर्ण स्वराज भले 1947 में मिला हो, 15 अगस्त 1947 को, मगर 1943 में भारत का एक हिस्सा भले 2 साल के लिए ही अंग्रेजों की चुंगाल से मुक्त कराने का काम सुभाष बाबू ने किया था, प्रिय नेताजी ने किया था, और ये वही जगह है जिसको अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम। और देश भर के लिए, देश भर के देशभक्तों के लिए, और विशेषकर देश की युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनना चाहिए, क्योंकि यही हिस्सा है जहां पहली बार नेताजी ने 2 रात यहीं पर गुजारी थी, और यहां से सामने हमारा प्यारा तिरंगा, 100 फुट ऊंचा तिरंगा जो दिखाई पड़ता है, वहां पहली बार नेताजी ने तिरंगे को फहराने का काम किया था। मित्रों, हम आजादी के अमृत महोत्सव को देश भर में मनाने का काम कर रहे हैं, और आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, और देशभक्ति की भावना के आधार पर ही वो नए भारत के निर्माण में लगे, महान भारत के निर्माण में लगे। और मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है कि हमारा भारत पूरी दुनिया में महान भारत बनकर अपना उचित स्थान प्राप्त करे, उस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े। इसलिए मैं 2 दिन से अंडमान हूं, कल सुबह तक हूं, दोपहर तक हूं। ये अंडमान निकोबार अपने आप में एक मायने में एक प्रकार का आजादी के आंदोलन का तीर्थ स्थान है। कल मैं सेल्यूलर जेल गया था, सैकड़ों स्वतंत्र सेनानी इतना कष्टमय जीवन यहां पर देश को आजाद कराने के लिए जिए। ऐसे ऐसे घरों से आए जो शायद आजादी की लड़ाई न लड़ते तो उनकी पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा सुख, चैन, वैभव मां भारती के चरणों में बलिदान कर कर काला पानी की सजा यहां पर उन्होंने भोगी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, देश के हर युवा ने एक बार काला पानी की ये सजा भोगने वालों की यातनाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। ये सेल्यूलर जेल जो आजादी के लड़ने वालों के लिए एक महातीर्थ बना था, वीर सावरकर जहां 10 साल रहे, भाई परमानंद रहे, जहां सन्याल जी रहे, इस सेल्यूलर जेल को देश की युवा पीढ़ी अगर एक बार देखेगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने
जिस आजादी में हम आजाद भारत में दम ले रहे हैं, ये स्थिति को लाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। और मैं मानता हूं कि सेलुलर जेल के अंदर जाकर जब तक कोई आत्माओं के चित्रण का और साउंड एंड लाइट प्रोग्राम के अंदर उस वक्त की स्थिति का वर्णन नहीं देखता, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इतनी घोर यातनाओं को सहन करने के बाद भी वो आजादी के लिए लड़ते रहे। पूरे परिवार तबाह हो गए, पूरे जीवन तबाह हो गए। किसी ने अपनी उज्जवल कैरियर को, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर आजादी के लिए कूद पड़े। सन 57 में कितने राजे, महाराजे, सेनानी, जमींदार अंग्रेजों को खिलाफ लड़कर यहां पर ये द्वीपों पर अपना जीवन काटने के लिए आए थे। और आजादी के अमृत महोत्सव में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हां, आते ही एक अलग प्रेरणा की अनुभूति होती है। यहां की हवाओं में आज भी वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश घुला मिला है, आज भी जरा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। मेरा देश भर के युवाओं को अनुरोध है कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर आइए और आजादी की लड़ाई के तीर्थ स्थल को यहां आकर जरूर देखिए। मित्रों, मोदी जी ने इसीलिए यहां तीन द्वीप का नाम शहीद, स्वराज और सुभाष ब्रिज रखा, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके कि इन लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, अब देश आजाद हो गया है, उनके स्वप्नों के भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। नेताजी के स्वप्नों का भारत बनाना, वीर सावरकर के स्वप्न का भारत बनाना, ढेर सारे ज्ञात अज्ञात, नामी अनामी शहीदों के स्वप्नों का भारत बनाने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी पर है, हम लोगों पर। और मित्रों, मैं फिर से एक बार कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हमें आजादी के लिए लड़ने का मौका नहीं मिला, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, परंतु आजादी के लिए मरने का मौका तो हमसे छीना जा सकता है, क्योंकि देश आजाद हो गया था, परंतु भारत
निश्चित कर देना। मगर सुभाष अलग उद्देश्य थे, पढ़ाई लिखाई करे थे। उन्होंने आईसीएस की एग्जाम अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं दी थी। आईसीएस की एग्जाम पास करने का काम उन्होंने अंग्रेजों को किस प्रकार से यहां कर मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाए, इसके लिए किया था। और इसलिए जब आईसीएस की एग्जामिनेशन में टॉपर होने के बाद भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं स्वीकारी, राजनीति में आए, कलकत्ता के मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस की कार्यनीति में उनके मतभेद हुए, कांग्रेस छोड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और आजादी का आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज मुंह की खा रहे थे, तब सुभाष बाबू ने दुनिया अचंभित हो जाए इस वक्त तरह से कलकत्ता में अपने ही घर में नजरबंद थे। कलकत्ता से एक ग्रेट एस्केप के नाम से जानने वाला एक यात्रा शुरू हुआ। कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन, 7,275 किलोमीटर ये व्यक्ति गाड़ी से गया, इतनी ठंड में, जहां -43 डिग्री टेम्परेचर हो, ऐसी ठंड में ये आदमी कलकत्ता से बर्लिन तक गाड़ी पे। कितनी धगस होगी, कितनी धधक होगी, देश प्रेम की ज्वाला कितनी जोर से प्रदीप्त होगी और स्वराज प्राप्त करने का कितना उत्कृष्ट इच्छा होगी। तब जाकर ये मार्ग अंग्रेजों के पूरे राज को भेद कर बर्लिन तक पहुंचा था। पनडुब्बी से जर्मनी से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से जापान और वहां से सिंगापुर, 27,000 किलोमीटर की यात्रा पनडुब्बी के अंदर करने वाला आदमी सुभाष बाबू थे। देश को आजादी दिलाने के लिए आजादी हिंद फौज की रचना करी, रेडियो स्टेशन बनाया और इसी द्वीप पर आजाद हिंद फौज के द्वारा स्थापित किए हुए स्वतंत्र भारत की सरकार की घोषणा जापान ने कर इसको मान्यता दी थी। मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं जिस शासन का सूर्य दुनिया में कभी डूबता नहीं था, वो अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष कर उन्होंने आजादी दिलाने का प्रयास किया। खैर, उस वक्त भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, हम आजाद नहीं हो पाए। मगर क्या हम सुभाष बाबू के वो प्रयासों को भुला सकते हैं? क्या सुभाष बाबू की ये देशभक्ति को हम दोयम स्तर का दर्जा दे सकते हैं? क्या उनके आजादी के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए? क्या उनके व्यक्तित्व से हजारों साल तक आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले, इस प्रकार से उनकी स्मृति को संजोकर गौरवपूर्ण तरीके से सुभाष बाबू को देश और दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए? मैं मानता हूं समय आ गया है देश ने सुभाष बाबू को अपना उचित स्थान देने का, और मोदी जी ने जो फैसला दिया है उनके लिए सिक्का निकालने का, उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस करने का, उसी स्थान पर तिरंगा फैलाकर सुभाष बाबू की स्मृति को युगों तक संजोने का, इस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम देकर उनके कर्तृत्व को श्रद्धांजलि देने का आने वाले दिनों में भारत की कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को नहीं भुला सकेगी और न भुलाना दीजिए। जिस आदमी ने 35,000 किलोमीटर जमीन के ऊपर मोटर में, गाड़ी में और समंदर के अंदर सबमरीन में प्रवास किया, कुछ लोगों के तो जीवन टोटल 45,000 किलोमीटर का प्रवास नहीं करते हैं। इन्होंने एक 7 साल के कालखंड के अंदर एक प्रवास किया और देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। मैं मानता हूं हम सब के लिए वो युगों युगों तक प्रेरणा के स्रोत बनते रहेंगे। मित्रों, यहाँ पर आज एक दूसरा महत्वपूर्ण काम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन हो रहा है। मणिपुर का पूरे पूर्वोत्तर में अंग्रेजों को रोकने का बहुत बड़ा योगदान था। सन 57 की क्रांति में भी रहा और फिर 1896 भी और मित्रों 91 में भी रहा। मणिपुर ने कभी शरण नहीं मानी थी, लड़ते रहे
और मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिन्होंने अपना लिखित संविधान भी लागू कर दिया था। मणिपुर रहा तो अंग्रेजों के कब्जे में काफी लंबा समय, मगर हमेशा उनके दांत खट्टे करने वाली लड़ाई मणिपुर के स्वतंत्र सेनानियों ने ली थी। मणिपुर युद्ध के नायक युवराज टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को इम्फाल के फिदा में सार्वजनिक फांसी दे दी गई। अंग्रेज मानते होंगे कि हमने व्यक्ति को फांसी देकर आजादी के आंदोलन को कुचल दिया, मगर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 स्वतंत्र सेनानियों को काला पानी भेज दिया गया था, यहां पर लाया गया था और यहां एक टापू पर उनको रखने का काम किया था। वो द्वीप का नाम है, एक पहाड़ का नाम है माउंट हेरियट। आज हम उनकी स्मृति में माउंट हेरियट को माउंट मणिपुर नाम देकर उनके योगदान का